हेलो। अभी हम लोगों ने 7th लेक्चर स्टडी किया था जो कि गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम से रिलेटेड है। ईआर की स्टडी हम लोगों ने की है। अब हम 8 लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। एट लेक्चर्स में हम लोग एक नई हेडिंग के साथ इसे स्टार्ट करते हैं, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कवर अप हो जाएगा कि आखिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किसे रखा गया था। तो गोल्जी बॉडी, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। इसमें वैक्यूल भी आती है, तो वैक्यूल को हम आगे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज लाइसोसोम। हिंदी में कहें तो लयन जात, लयन जात, लाइसोसोम। ये लाइसो का मतलब होता है डाइजेशन, डिग्रेडेशन। सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इसके शब्द में ही ये बात छुपी हुई है कि लाइसोसोम कोई और चीज़ नहीं है, ये डाइजेशन में भाग लेते हैं, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वही माइक्रो बॉडीज़ या छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल, जिन्हें माइक्रो सेल ऑर्गेनेल भी कह सकते हो, वो लाइसोसोम कहलाते हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं यह है एक झिल्ली से आवृत। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये पहली लाइन में। एक झिल्ली आवृत सूक्ष्म कोशिकांग अथवा माइक्रो बॉडी है जो कोशिका में मुख्य रूप से पाचन का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। डाइजेशन इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। डाइजेशन संपन्न करते हैं। इनकी खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी। ठीक है। अच्छा, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? यह है मुख्य रूप से जंतु कोशिका, कवक कोशिका, कवक कोशिका
आदि में होते हैं। उपस्थित, लेकिन उच्च वर्गीय पौधों में अनुपस्थित। एक साइंटिस्ट हुए हैं पी मेटाइल ने न्यूरोस्पोरा में इन्हें डिस्कवर किया था। पी मेटाइल ने इन्हें न्यूरोस्पोरा कवक में खोजा था। अब इनके कुछ नाम भी हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैले, घाती थैले, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ खास विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि भोजन की कमी, जैसे कि लेबिलाइजस कंपोनेंट होते हैं कुछ, उनकी अधिकता होने पर ये संपूर्ण कोशिका को अपघटित करा सकते हैं, डिग्रेड करा सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं। ये शरीर की ज़रूरत के हिसाब से होता है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है। नॉर्मली कोई सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, लेकिन जब शरीर में भोजन की कमी होती है या बीमारी की अवस्था में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में उपांग, खास तौर से हाथ और पैर की कोशिकाएं अपने आप को डिस्ट्रॉय करती हैं या आत्महत्या करती हैं, और उनसे जो पोषक तत्व निकलते हैं वो कोशिका के दूसरे शरीर के दूसरी इम्पॉर्टेंट कोशिकाओं को प्रदान किए जाते हैं, जैसे किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, जो कि एक ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी ऑर्गन उन्हें न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैले, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो हम एक बार समझ लें कि लाइसोसोम की आखिर संरचना क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की संरचना लाइसोसोम कैसे होते हैं? लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉम्प्लेक्स या कंपोनेंट्स नहीं है, सिंपल है। तो इस पर जो बाहर की तरफ देख रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन है ये, एंड ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। तो कह सकते हैं इसमें जल अपघटनीय मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं
जो प्रोटीएज लाइपेज हाइड्रोलेजेस न्यूक्लियोटाइडेज के रूप में होते हैं। यह 5 pH पर सक्रिय होते हैं, मतलब अम्लीय माध्यम में ये सक्रिय होता है। ये है एक लाइसोसोम की संरचना। तो कह सकते हैं इनमें एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। तो ये इनकी सरल सी संरचना है। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें, ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डायमीटर है ना, ये 0.2 μm से लेकर 8 μm तक होता है। इससे ज़्यादा 0.8 μm, ठीक है ना, 0.2 μm to 0.8 μm तक ही व्यास होता है। मोस्टली जो माइक्रो बॉडीज़ हैं जो एक झिल्ली से आवृत होते हैं, उनकी ज़्यादातर व्यास जो होते हैं ना, वो 1 μm के आसपास होते हैं। ऐसे लाइसोसोम भी इसी तरीके की कैटेगरी में आते हैं। अभी हमने पिछली सेगमेंट में स्टडी किया है कि आखिर इनका निर्माण कौन करता है। तो इनका निर्माण गोल्जी बॉडी करती है। गोल्जी बॉडी इन्हें परिपक्व अवस्था में बडिंग के ज़रिए रिलीज करती है और साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स में इन्हें भेजा जाता है ना। जल अपघटनीय एंजाइम इनके कौन बनाता है? तो जल अपघटनीय एंजाइम बनाता है RER। क्यों? क्योंकि एंजाइम को राइबोसोम बना सकते हैं, क्योंकि ऑल मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन जो सिर्फ राइबोसोम पर ही बन सकते हैं। अब हम लाइसोसोम में एक खास सेगमेंट में चल रहे हैं। वो सेगमेंट है लाइसोसोम की बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। NCERT ने लाइसोसोम पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करी है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। जूलॉजी में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए चूँकि साइटोलॉजी का मतलब जूलॉजी बॉटनी नहीं होता है, ये बायोलॉजी होता है। तो ओवरऑल इसीलिए मैंने पहले ही लेक्चर में ये बात कही थी कि साइटोलॉजी अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। हेडिंग है लाइसोसोम की बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। बहुरूपता का मतलब है कि लाइसोसोम
ज़रूरत के हिसाब से अपने अन्य स्वरूपों को बदलता है। वो ज़रूरत के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटोलाइसोम में चेंज होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है लाइसोसोम की बहुरूपता। तो हम कह सकते हैं यह आवश्यकता अनुसार अनुसार अलग अलग रूपों में परिवर्तित होते और इसी परिवर्तन को हम इनकी बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, इसे हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये इसका एक मेम्ब्रेन का ये हिस्सा है और ये मेम्ब्रेन का दूसरा हिस्सा है। हम यहाँ इतने सेगमेंट में इसे स्टडी करते हैं। अब ये जो लाइसोम है ये प्राइमरी लाइसोम है। इसे हम कह सकते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। इसके बाद इसे संग्राहक लाइसोसोम भी कहते हैं। संग्राहक लाइसोसोम यही लाइसोसोम उस समय सेकेंडरी लाइसोसोम में बदल जाता है जब इसमें कोई फूड पार्टिकल, ये एक फूड पार्टिकल है, फूड ये एंटर होता है और फिर ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में, ये फूड वैक्यूल है, ये इस स्वरूप में सेल में एंटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और ये भी एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम सेल के इंटरनल पार्ट को शो करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि ये अगर फूड पार्टिकल इससे आके कनेक्ट हो जाता है और फूड इसमें एंटर कर देता है, लाइक ये फूड आ गया, तो अब क्या होगा, इसमें डाइजेशन प्रोसेस होगी और डाइजेशन प्रोसेस होने के कारण अब हम इसे नाम देंगे क्या, द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम, इसी को हम कहते हैं हेटेरोफैगोसोम। हेटेरोफैगोसोम क्यों कहते हो भाई हेटेरोफैगोसोम? हेटेरोफैगोसोम कहने के पीछे वजह ये है कि इसमें सेल की एक्सटर्नल सरफेस से, सेल के एक्सटर्नल पार्ट से अभी इसमें फूड पार्टिकल आया है। अब इसमें डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इसीलिए हम कहेंगे हेटेरोफैगोसोम। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से फूड एंटर हुआ है, प्राइमरी लाइसोम में ये एंटर हुआ है, अब इसमें डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे हेटेरोफैगोसोम, द्वितीयक लाइसोम या डाइजेस्टिव लाइसोम भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं पाचक लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे हम नाम देते हैं। अब जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर इसमें
यही लाइसोसोम जिसमें कि वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, उत्सर्जी पदार्थ है, ये यहाँ पहुँच के इस सब्सटेंस का सिक्रेशन कर देगा। मतलब ये वेस्ट मटेरियल था, अब ये वेस्ट मटेरियल एक्सोसाइटोसिस से सेल से इजेक्ट हो गया, बाहर उत्सर्जित कर दिया गया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके तहत मोस्टली सेल के अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस की फंक्शनिंग को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर फूड है, फूड प्राइमरी लाइसोसोम में आया, इसके एंजाइम, इसे संग्राहक लाइसोसोम कहने के पीछे वजह ये है कि ये निष्क्रिय होता है, अभी इसके एंजाइम सक्रिय नहीं है। एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर सक्रिय होते हैं, नंबर 1, और जैसे ही इनमें फूड पार्टिकल की एंट्री होती है फैगोसोम के साथ, वैसे ही इनके एंजाइम एक्टिव होते हैं और ये पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसीलिए हम इन्हें डाइजेस्टिव लाइसोसोम, हेटेरोफैगोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इनमें पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इनसे जो सब्सटेंस है जिनका कि एक्सक्रीशन होता है वो यहाँ से निकलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, इसी को कहते हैं उत्सर्जी लाइसोसोम, इसी को कहते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम, इसी को हम कहते हैं इफेगी लाइसोसोम। ऐसा भी हो सकता है। ये लाइसोसोम बड़े खास हैं। तो ये तीसरा हो गया, 1 2 3 उत्सर्जी लाइसोसोम। अब ये एक और लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बड़े खास हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं हम ऑटो लाइसोसोम, इसी को कहा जाता है ऑटोफैगोसोम, इसी को कहा जाता है स्वलयन जात। ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल अपने, ये ख़ास तौर से उन सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो अपना जीवन काल कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर अपने या फिर वो उनके फ्रैगमेंट हो चुके हैं, यूजलेस हो चुके हैं, सेल में उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में प्राइमरी लाइसोसोम सीधे ही अपने सेल ऑर्गेनेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने सेल ऑर्गेनेल को ही समाप्त कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम उन्हें ऑटोलाइसोसोम कहते हैं। इन्हें हम हेटेरोफैगोसोम कहते हैं, हेटेरोलाइसोसोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल आया है, जो फूड आया है, जो सब्सटेंस आया है, वो सेल से बाहर से आया है, जबकि वहाँ सेल के अंदर के ही अपने ही सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कहा जाता है कि इन्हीं को स्वलयन जात, ऑटोफैगोसोम या आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है। ये विपरीत परिस्थितियों में पूरी कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं, खास तौर से तब जब पोषण की कमी हो, जब सफिशेंट अमाउंट में एक बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में ये सिर्फ सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि
ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को ही डिग्रेड डाइजेस्ट कर सकता है। और इस प्रकार से ये 4 लाइसोसोम हमें देखने को मिल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ऑटोलाइसोसोम। इसे हम तृतीयक लाइसोसोम भी कह सकते हैं। तृतीयक लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है पॉलीमॉर्फ्स। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें ये बातें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए खास बात यह है कि ऑटोलाइसोसोम 2 विभिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये उन कोशिकांगों को अपघटित करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जिन कोशिकांग ने अपना जीवन काल पूर्ण कर लिया है, या फिर जो यूजलेस हैं, जिनके टुकड़े साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, तो साफ सफाई साइटोप्लाज्म की करने के लिए, उसमें फ्रेशनेस लाने के लिए, उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये अपने ही यूजलेस सेल ऑर्गेनेल को या फ्रेगमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को एक और नाम दिया जाता है, डिस्पोजेबल यूनिट ऑफ सेल। ये सेल से डिफरेंट यूजलेस कंपोनेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। अच्छा, दूसरा है विपरीत परिस्थितियाँ। विपरीत परिस्थितियाँ आने पर ऑटोलाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम पूरी की पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि शरीर को जिंदा रहना ज़रूरी है, लेकिन सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ऐसे टाइम पर कोशिकाओं को जो जीवद्रव्य है उससे ही पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वहाँ सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करती है, उससे जो न्यूट्रिशन निकलते हैं वो अन्य सेल को पोषक तत्वों के रूप में मिल जाते हैं। तो कहा जाता है कि भोजन की कमी या लेविलाइजर्स कुछ सब्सटेंस होते हैं, लेविलाइजर्स में रखा जाता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, विटामिन ए, डी, ई, के, हाई कंसंट्रेशन, यूवी रेज, इन्हें लेविलाइजर्स कहा जाता है। लेविलाइजर्स की अधिकता होने पर या भोजन की कमी होने पर इनकी झिल्ली कमज़ोर हो जाती है और वो ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है। सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं और वहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनेल को, साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइसोसोम की बहुरूपता है, लाइसोसोम की पॉलीमॉर्फिज्म है। अब हम बात करेंगे इनकी फंक्शनिंग। हालांकि लेविलाइजर स्टेबलाइजर होते हैं, ये एक टाइम में स्टडी कराए जाते थे, लेकिन अब जो कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी स्टार्ट है, आज एनसीईआरटी की ही स्टडी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल या इधर उधर की बातें स्टडी नहीं की जाती। अब हम चलते हैं लाइसोसोम के फंक्शन। लाइसोसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। आखिर लाइसोसोम के फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहला इनके जो नाम है उसी में पाचन लिखा हुआ है, लाइसो डिग्रेडेशन, पाचन। तो हम कह सकते हैं इनके द्वारा कोशिका के अंदर तथा कोशिका के बाहर
के बाहर पाचन की क्रिया संपन्न होते हैं। मतलब ये हुआ कि दे रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस। फंगस के पास सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल वेपन है, हथियार है, वो है उसके एंजाइम। फंगस जिस जगह भी रहता है उसके सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ के जो वातावरण हैं उनमें जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं, जो भी भोज्य पदार्थ मौजूद हैं, उन्हें पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है और अपने होस्टोरिया के जरिए वो सक करता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोशिका के अंदर भी पाचन कर सकते हैं और कोशिका के बाहर भी पाचन कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं, हमने एंजाइम देखे थे, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेज, न्यूक्लियोटाइडेज। तो इनका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, इन सब का पाचन कर सकता है। तो हम यहीं पर लिखेंगे यह या इनके द्वारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड आदि का पाचन संपन्न होता है। ठीक है। ये अगला कायांतरण। लाइसोसोम का अगला फंक्शन है कायांतरण। मतलब मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या? कई जो जंतु होते हैं वो लार्वा अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे तितली है, मधुमक्खी है, मेढक है। तो इनमें दो अवस्थाएं, लार्वा अवस्था प्लस एक एडल्ट वयस्क अवस्था पाई जाती है। तो लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे हम कायांतरण कहते हैं या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये काम भी बड़े बखूबी हमारे लाइसोसोम संपन्न कराते हैं। तो हम कह सकते हैं लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तन लाइसोसोम द्वारा ही होता है। ये या इसमें हेल्प करते हैं, सहायक होता है ये। इसके बाद में है ओस्टियोक्लास्ट सेल। बोन फॉर्मेशन में ये अस्थि निर्माण को नियंत्रित करते हैं। अस्थि निर्माण नियंत्रण कहा जाता है। ओस्टियोक्लास्ट
ओस्टियोक्लास्ट कोशिका के रूप में यह अतिरिक्त अथवा अस्थि की अतिवृद्धि को अपघटित करते हैं, अपघटित करते हैं और इन्हीं को हम ओस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं। ये बॉन्ड को कंट्रोल करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं। कहीं अगर बॉन्ड, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो बॉन्ड्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, परफेक्ट लेंथ शो करती हैं। बॉडी में अगर इरेगुलर बॉन्ड ग्रोथ हो तो हमारा बॉडी शेप चेंज हो सकता है, बॉडी शेप इरेगुलर हो सकता है। तो हमारे शरीर में परफेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉन्ड की लेंथ को मेंटेन किया जाता है। अगर बॉन्ड कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है तो उसे लाइसोसोम की मदद से ओस्टियोक्लास्ट सेल डिग्रेड करती है, अपघटित करती है, जिससे कि हमारे शरीर में एक सिमेट्री मेंटेन रहती है। तो ये इसके बाद में एक और चीज़ बड़ी ख़ास है। एक्चुअली कहा जाता है कि स्पर्म के जो सिर रीजन है, हेड रीजन है, उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम लाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो गोल्जी बॉडी से क्या बनता है, लाइसोम। तो लाइसोसोम ही लाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। लाइटिक का मतलब डाइजेशन, डिग्रेडेशन का करने का काम। तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं के एक्रोसोम भाग से एंजाइम स्रावित कर निषेचन में सहायक होते हैं। निषेचन में सहायक होते हैं। तो लाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अच्छा, ऑटोलाइसोम पर बात हो जाए, ठीक है। ऑटोलाइसोम क्या, यह है विपरीत परिस्थितियों में पाचन की क्रिया द्वारा शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, जो कि ऑटोलाइसोम का फंक्शन है, ऑटोलाइसोम का कार्य है। कहा जाता है कि हायर प्लांट में लाइसोम नहीं होते, तो वहाँ पर जो लाइसोम का कार्य है वो एक्चुअली कौन करता है, तो वहाँ लाइसोम का कार्य स्फीरोसोम के द्वारा भी किया जाता है। स्फीरोसोम को हायर प्लांट का लाइसोम भी कहा जाता है, कहते हैं।
अब इसके बाद में हम लोग कुछ लाइसोम तो लगभग फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इतनी ही स्टडी है लाइसोम में। एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से, पीएमटी की तैयारी के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, रिक्वायर्ड हैं और ज़रूरी है। ओके, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। इसके बाद में हम आपको ले चलेंगे लवक यानी कि प्लास्टिड। हम आज प्लास्टिड की स्टडी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को। सिंपल से क्वेश्चन दूंगा जो इस सब्जेक्ट को और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे मिडिल लेमेला का निर्माण करने के लिए कौन से घटक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिडिल लेमेला के लिए आवश्यक घटक तत्व होते हैं। ऑप्शन सेलुलोज, ऑप्शन कैल्शियम पैक्टेट, ऑप्शन Mg पैक्टेट और फोर्थ ऑप्शन हमारा जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, कैल्शियम पैक्टेट लिखा है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों पैक्टेट ही मिलकर मिडिल लेमेला का निर्माण संपन्न करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम समझें निम्न में से किसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नंबर 1 ER, नंबर 2 लाइसोसोम, नंबर 3 परऑक्सीसोम, नंबर 4 गोल्जी बॉडी। राइट आंसर इज परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम को सम्मिलित नहीं करते। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है हमारी ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड रस रिक्तिका, इन्हें सम्मिलित करते हैं। क्वेश्चन 3, ये एक तो क्वेश्चन हमने लिखा था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि
निम्न कोशिका में से कितनी कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकीय विन्यास होता है, जैसे ईस्ट है, जैसे जीवाणु है, जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, ओके, जैसे क्लोरेला है। अभी चूँकि आप क्लोरेला वगैरह को नहीं जानते हो, इसलिए एक और लिख देता हूँ, क्लेमाइडोमोनास, ये अक्सर आते हैं, मोनास, क्लेमाइडोमोनास। अब आपको समझना ये पीएमडी में अक्सर आते हैं। निम्न कोशिका में से कितनी कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिकीय विन्यास होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय विन्यास कितने में है? तो आपका जीवाणु में प्रोकैरियोटिक विन्यास है, जबकि अन्य सभी में तो ऑप्शन में हम लिखेंगे 2, सेकंड ऑप्शन में हम लिखेंगे 4, तीसरा ऑप्शन है वो है आपके लिए 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ थर्ड। तो हमारा फर्स्ट आंसर मतलब 1 आंसर है, क्योंकि जीवाणु में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बाकी इसमें यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो एक जीव है जिसके अंतर्गत हमें यूप्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रहा है। इट मीन्स हमारे ये थर्ड आंसर सही है। अब हम कुछ और डिस्कशन करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण के लिए गोल्जी बॉडी एक प्रमुख स्थल है, लेकिन इसके लिए प्रोटीन का निर्माण निम्न में होता है। वो क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन RAR, दूसरा ऑप्शन SER, तीसरा ऑप्शन हमारे लिए खुद गोल्जी बॉडी हो जाएगी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लाइसोसोम। तो गोल्जी ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका प्रमुख निर्माण स्थल NCERT के अकॉर्डिंग गोल्जी बॉडी है, लेकिन
इसे बनाएगा कौन? तो प्रोटीन जब भी होगी उसे RER के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात हमें हमेशा याद रखना है। प्रोटीन कहीं भी हो अल्टीमेटली उसे राइबोसोम में बनाएगा और राइबोसोम की प्रेजेंस हमेशा RER पर ही होती है। ओके, ये दैट्स इट। तो लाइसोसोम से रिलेटेड ये बातें हो गई है ना। एक नोट बना के बात लिख लेते हैं। स्फीरोसोम, स्फीरोसोम को उच्च वर्गीय पौधों का लाइसोसोम माना जाता है। लाइसोसोम माना जाता है। ओके, दैट्स इट। आज के लेक्चर मतलब हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को लगभग कंप्लीट किया है। इसमें वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम चारों तरीके के वैक्यूल को एक साथ स्टडी करेंगे, है ना। हम अभी प्लास्टिड पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों पढ़ने के बाद में हम कुछ और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। फाइनली हम लोग एक बार प्रोकैरियोट को फर्दर लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। वहीं पर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि पहले हम एक यूकैरियोट को समझ लें, एक कोशिका को समझ लें, उसके बाद में हम दोनों के डिफरेंस बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।